दोस्तों, जय भीम टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है दहेज कानून 498 ए। क्यों लॉ स्टूडेंट खुद खड़े हो गए लॉ के खिलाफ। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है ऋत्विक बिसारिया, मैन वेलफेयर ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, ऋत्विक बिसारिया कई परिवारों के लिए, पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए प्रेरणा। ऋत्विक बिसारिया पेशे से इंजीनियर हैं। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की। पुरुषों के उत्पीड़न को देखकर सिर्फ उनके लिंग के कारण वे पुरुषों के अधिकारों के लिए कार्यकर्ता बन गए। मैन वेलफेयर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने झूठे मुकदमों से गुजर रहे हजारों पुरुषों की मदद की है। 888 498 498 SIF हेल्पलाइन, हेल्प ग्रुप, सेव इंडियन फैमिली के लिए वेबसाइट चलाते हैं, जो कि भारत का पुरुष अधिकार आंदोलन है। जरूरत पड़ने पर वे मेंस वेलफेयर ट्रस्ट के लिए जनहित याचिका के लिए व्यक्तिगत रूप से भी पेश होते हैं। जी हां दोस्तों, SIF पूरे देश में लिंग पक्षपाती कानूनों के खिलाफ एक बड़े आंदोलन के रूप में बैठकें चलाता है और दुनिया भर से सीफियंस कानूनी आतंकवाद और कुप्रथा के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ हाथ मिलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज का मुद्दा इस पर आधारित है, तो उसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं ऋत्विक बिसारिया से। जय भीम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋत्विक जी। नमस्कार नितेश जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक नितेश जी। सर, आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। दहेज कानून 498 ए, क्यों लॉ स्टूडेंट खुद खड़े हो गए लॉ के खिलाफ। तो देश की जनता ये जानना चाहती है एक्चुअल में ये दहेज कानून 498 है क्या, और लॉ स्टूडेंट एक साथ इसके खिलाफ खड़े क्यों हैं। नितेश जी, पहले तो जय भीम टीवी के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो कानून बना, जो हम दहेज कानून की बात कर रहे हैं, या IPC 498 ए जो लीगल टर्मिनोलॉजी में इसका नाम है, ये एक ऐसा कानून है जिससे लॉ स्टूडेंट्स तो अभी गए हैं, बट इस कानून के खिलाफ बहुत लेवल पे, बहुत स्तर पे, बहुत सालों से बहुत लोग लड़ाई कर रहे हैं कि इस काले कानून को बदला जाए। ये काला कानून में से इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार वाली जजमेंट में बहुत साल पहले, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2005 में बोला था कि ये जो लॉ है ये एक कानूनी आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो खुद में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, और डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए समझना कि कानूनी आतंकवाद अगर कोई शब्द बोला गया है हिंदुस्तान में, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो इस कानून के लिए बोला गया है। तो इस कानून की आप परिभाषा या इस कानून की आप अगर आप देखें तो कानूनी आतंकवाद तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। तो आज लॉ स्टूडेंट्स भी, कुछ लॉ स्टूडेंट्स ने भी सुप्रीम कोर्ट को और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है कि ये जो कानून है इसका इतना ज़्यादा मिसयूज़ होता है, इतने बड़े स्तर पे इसका दुरुपयोग होता है, और इतनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, इतनी फैमिलीज़ बर्बाद हो रही हैं, और धीरे धीरे इस कानून की वजह से कहीं ना कहीं एक जो हिंदुस्तान का एक फैमिली सिस्टम था जिसको लेके हम शायद पूरे विश्व में जाने जाते थे, एक फैमिली सिस्टम का एक एग्जाम्पल सेट किया जाता था इंडिया को लेके, उस फैमिली सिस्टम पे बहुत बड़ी चोट हो चुकी है। लोग आज की तारीख में मैरिज नहीं करना चाहते, मैरिज एक सिर्फ बिजनेस बन के रह गया है, और इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो आई थिंक मैं अगर सुसाइड्स के जो सबसे बड़ा हमारे लिए एजेंडा भी है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है इंडिया के लिए, हमें तो सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है इंडिया को, तो अगर उस प्रॉब्लम को हम थोड़ा साइड में भी रख दें, उसके सिवाय भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं इस कानून की वजह से, जिसकी वजह से कि शायद लॉ स्टूडेंट जो अभी खुद मैरिड नहीं है, आप ये भी समझिए कि लॉ स्टूडेंट्स हैं वो आज की डेट में खुद मैरिड नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है भोगी हैं जो दरख्वास्त कर रहे हैं CJIC, ये वो लोग हैं जो पढ़ रहे हैं कि ये कानून क्या है, जिन्होंने नहीं देखा इस कानून का एक्चुअल यूज़ या मिसयूज़ क्या होता है, लेकिन वो शायद सिर्फ किताब में पढ़ के ही समझ गए, जो इतने सालों से हिंदुस्तान को सामने देखते भी समझ में नहीं आया है कि ये कानून कितने बुरी तरीके से मिसयूज़ और गलत यूज़ के लिए ही बनाया गया था। ओके सर, लॉ स्टूडेंट्स ने जो लेटर लिखा है, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि ये लॉ स्टूडेंट्स जो हैं ये बैचलर्स हैं, इन्होंने अभी शादी नहीं की है, तो जो इन्होंने
हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ा है इस कानून को और इसकी स्टडी भी करी है, जैसे आपने बताया। तो लॉ स्टूडेंट ने जो लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उसके बारे में बताइए, ताकि जनता इसको अच्छी तरह जान पाए कि उसमें इन्होंने क्या चीज मेंशन करी है और आईपीसी 498 का किस तरीके से आत्महत्या अचानक, जैसे आपने बोला कि सुसाइड ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है, तो इससे इसका क्या रिलेशन है और ये इतना बढ़ क्यों गया सर? तो नितेश जी, इसमें देखिए, पहले तो लेटर की अगर बात करें तो जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ मुद्दों को लेके ये लेटर लिखा है। पहला जिसमें से एक उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया वो सुसाइड्स को लेके उठाया है और लॉ मिसयूज को लेके उठाया है। और ये वो मुद्दा है जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी काफ़ी जजमेंट्स में भी लिखा हुआ है। अगर हम अरेश कुमार की जजमेंट उठा के देखें जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट थी, या उसके बाद की भी अगर हम जजमेंट्स देखें, या जितनी भी अगर आप 498 के मिसयूज की जजमेंट्स आप सुप्रीम कोर्ट की भी देखें, हाई कोर्ट की भी देखें, आपको क्लियरली दिखेगा कि कोर्ट्स कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं कि इस कानून को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है और किस तरीके से ईजी टू मिसयूज लॉ बनाया गया। जैसे हम बोलते हैं कि मतलब जैसे पिज्जा डिलीवरी में बोलते हैं ना, इजी टू ऑर्डर अ पिज्जा, वो हाल इस कानून का है, इतना इजी है इसे मिसयूज करना। तो एक तो उन्होंने लॉ स्टूडेंट्स ने वही जजमेंट्स और जैसे कि मैं बता रहा था कि सुसाइड्स को लेके उन्होंने मेन ग्राउंड बनाया है और मिसयूज का डेटा उन्होंने एनसीआरबी से लेके मेन ग्राउंड बनाया है। तो ये सब उन्होंने फैक्चुअल मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं, एक पिटीशन का फैक्चुअल मैट्रिक्स, एक लीगल लेटर का उन्होंने पूरी तरीके से तैयार करके दिया है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट को इसके बारे में पता नहीं है। मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस। जब हम कुछ समय, नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो कुछ समय पहले लॉ मिनिस्टर ऑफ स्टेट लॉ थे, हम लोग उनसे मुलाकात कर रहे थे इस पर्टिकुलर केस के बारे में। तो 498 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उनसे उन्होंने थोड़ी देर हमें सुना और हमसे फिर कहते हैं कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप इस कानून की तरफ से बोल रहे हैं, आप इस कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि सर, हम इस कानून के हम तो जस्टिस के लिए बोल रहे हैं और इस कानून बिल्कुल ही एंटी जस्टिस है। तो उन्होंने जैसे सांस में सांस ली, उन्होंने कहा देखिए, मैंने इस कानून को लेके पार्लियामेंट में बोला था तो सारी महिला एमपी मेरे ऊपर चढ़ गई थी। तो मैं तो बड़ा घबरा गया था कि आप किस चीज़ को लेके बताएं। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा देखिए, आप लॉ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होकर अगर इतना घबरा रहे हैं तो जिन आदमियों के ऊपर इसका इस्तेमाल हो रहा है और मिसयूज हो रहा है, उनकी क्या हालत होती होगी, आप ये सोचिए। तो ये खुद में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है और एक रीजन भी जो आप पूछ रहे हैं कि ये कानून इतना काला क्यों, उसका रीजन ये है कि इतना ज्यादा फेमिनिस्ट प्रेशर है सरकारों के ऊपर, बहुत सारी सरकार के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। कोई इसके बारे में, मतलब सबको पता है कि प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधना चाह रहा है। आज आप देख लीजिए, अगर आप रिसेंट केसेस उठा के देख लीजिए लॉ मिसयूज के, चाहे वो लखनऊ में कैब ड्राइवर के साथ हुआ या जो जोमेटो का बैंगलोर में, और ये सब वो केसेस है जिनको मीडिया का सपोर्ट मिल गया। मतलब लाखों करोड़ों केसेस हैं जो अनजानी मौत मर जाते हैं, उसमें वो सिर्फ एक संख्या बन के रह जाती है सुसाइड स्टैटिस्टिक्स में। सर, जैसे अभी आपने बात रखी, जैसे लखनऊ में जो इंसिडेंट हुआ, साथ ही साथ में कई सारे ऐसे भी हैं जो जजमेंट्स आप बता रहे हो कि जहां लीगल टेररिज्म वर्ड भी जजेस ने यूज किया है, क्योंकि ये 498 किस तरीके से दुरुपयोग देश के और परिवार को तोड़ने के लिए एक्चुअली में बात करेंगे। कहीं यहाँ पर पुरुष या महिला वाली बात नहीं, क्योंकि महिलाएं घर पे भी हैं, माँ हैं, बहनें हैं, ननद है, देवरानी है, कई महिलाएं एक घर में एक पुरुष के साथ में जुड़ती हैं। तो ऐसे मामलों में कोई राजनीतिक दल आवाज क्यों नहीं उठाता? देखिए, मैं जैसा कि बोल रहा था कि वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये एक सवाल हमेशा रहता है। और फेमिनिस्ट प्रेशर का अगर आप देखिए कि इस पूरे सिस्टम का अगर हम जड़ देखना चाहें, तो अगर हमें उस पे जाएं तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। देखिए, क्या है कि जब एक परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार होता है, जो इंडिया की एक मतलब जॉइंट फैमिली वाज लाइक इंडिया वाज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। तो जॉइंट फैमिली की जो बहुत बड़ी अच्छाई थी वो थी, एक टीवी है, एक फ्रिज है, पूरा परिवार चल रहा है। कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट की जो फंडिंग आनी शुरू हुई, उनको यही था कि परिवार तोड़ो, उतने ही टीवी बिकेंगे, उतने ही फ्रिज बिकेंगे, उतने ही घर बनेंगे, जितने घर बनेंगे उतना सामान बिकेगा। तो कहीं ना कहीं ये पीछे से पैसे का प्रेशर आना शुरू हुआ कि परिवार तोड़ो। हम एज एन इंडिया में अगर आप देख लीजिए कि कुछ अगर 20-25 साल पहले देखें तो संयुक्त परिवार को हम अपनी स्ट्रेंथ मांगते थे। आज की डेट में लोग बताना नहीं चाहते कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ।
उनको लगता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, लोग हमें कितना कंजर्वेटिव समझेंगे। तो हमने अपनी ताकत को इस फेमिनिस्ट प्रेशर में आके इतना गिरा लिया कि जो हमारी ताकत थी वो हमारे लिए आज की डेट में एक छुपाने वाली बात बन गई है। और ये चीज़ आगे भी होती जा रही है। हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली से भी नेक्स्ट क्या होगा, बेस्ट है दोनों को अलग कर दो, हस्बैंड वाइफ अलग हो जाए, हस्बैंड अपना अलग घर पूरा बनाएगा, वाइफ अपने लिए सब कुछ अलग करेगी। लेकिन वाइफ को अगर सामान खरीदना पैसा कहाँ से है, तो हाँ चलो मेंटेनेंस लॉज लाओ, एलिमनी लॉज लाओ, उसके हिसाब से चलाओ। अब क्या करना है, अब बच्चे के लेवल पे भी जाके लड़ाई करनी है, बच्चे को भी अलग करो, क्योंकि पैसा तो खेल पैसे का ही है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, वो आएगा पुरुष की जेब से। तो इसलिए इस तरीके के कानून बनाओ। लेकिन आप इसमें एक और चीज समझिए, इसमें देखिए प्रेशर आप किस लेवल का, वो समझिए। ये 1983 में IPC 498 आया था, तो हमने खुद स्टडी करी इसमें। तो जो NCRB है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर ये डेटा कलेक्ट करता है रीजंस ऑफ सुसाइड्स के। बहुत सारे ADSI है जो उनका एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इंडेक्स की होती है, और क्राइम इन इंडिया की भी रिपोर्ट होती है। बट हमने स्टडी किया क्योंकि जो सुसाइड वाली जो रिपोर्ट थी 1983 से पहले, 1975 से 1983 तक सुसाइड का एक रीजन ये लोग अंकित करते थे, जिसको लिखते थे सुसाइड बिकॉज ऑफ फाइट विद हस्बैंड और इन लॉज। बहुत स्पेसिफिक पॉइंट होता था कि फाइट या इश्यू या क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और इन लॉज। तो ये इन्होंने बनाया डेटा, जिस डेटा के बेसिस पर पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर डाला, कानून बन गया। अब आप देखिए सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस 1983 में कानून बना, 1983 में से NCRB में से ये वाला सेक्शन ही गायब हो गया। कोई मॉनिटर ही नहीं कर रहा है कि भाई अगर हमने कानून बनाया जिस डेटा के बेसिस पे, क्या वो डेटा कम हुआ? कोई उसको मॉनिटर ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्लियर बात है, अगर मॉनिटर करते तो पता लगता है कि ये कानून जो हमने बनाया है, हमने मतलब धोखाधड़ी करके बना दिया, लेकिन ये कानून उस प्रॉब्लम के लिए था ही नहीं। ये कानून सिर्फ और एक फैमिली ब्रेकिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कॉर्पोरेट बिजनेस जो कि फंडिंग करता है कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट की, आप मतलब फंडिंग आप देख लीजिए। हम WCD जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, हर साल अपने हिंदुस्तान के बजट में से अगर 60,000 करोड़ 90,000 करोड़ जा रहा है, बहुत बड़ी रकम है ये। देखिए, तो 1983 में कानून बना था IPC 498 या दहेज कानून जैसा हम बोल रहे हैं। और इसका आप समझिए कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था कि 1975 के आसपास से इन्होंने NCRB में एक डेटा कलेक्ट करवाना शुरू किया, जिसमें सुसाइड का रीज़न जो रखते थे वो रखते थे पति से लड़ाई या इन लॉज से लड़ाई, फाइट विद हस्बैंड और फाइट विद इन लॉज करके अलग से सेक्शन होता था सुसाइड का महिलाओं के लिए। तो ये एजेंडा क्या था, ये डेटा क्यों कलेक्ट किया जा रहा था? ये सिर्फ इसलिए कलेक्ट किया जा रहा था कि कल को हम इसके ऊपर कानून ला पाए, क्रूएलिटी ऑफ हस्बैंड्स को लेकर अलग से कानून बना पाए। तो वो ऑब्जेक्टिव इन्होंने 1983 में अचीव कर लिया। 1980 में इसका बिल स्टार्ट किया, तो 1983 से ये कानून लागू हो गया। अब देखिए क्या था कि जब भी कोई प्रोसेस जो है एक अच्छे दिल से, एक साफ दिल से किया जाता है, तो इंसान उसे मॉनिटर भी करता है कि हाँ मैंने जो एक्शन लिया उसका इफेक्ट क्या है। यहाँ पे एकदम उल्टा हुआ। 1983 में कानून बना, 1983 से ये सेगमेंट सुसाइड के डेटा से गायब हो गया, बिल्कुल नहीं गायब होता, उसे मर्ज करके इन्होंने फैमिली इश्यूज में कर दिया। ये 1983 से इन्होंने कर दिया था। अब क्यों किया? क्योंकि फैमिली इश्यूज का हमेशा से नंबर बढ़ा रहा है। फैमिली इश्यूज के साथ मर्ज कर देंगे, कोई ब्रेकअप देख नहीं पाएगा, तो हम तो दिखाएंगे जी देखिए हमने कितना कमाल का काम कर दिया। जबकि एक्चुअली क्या था, इनको भी पता था कि ये जो कानून लाया गया था बहुत ही फ्लिमजी और बहुत ही गलत ग्राउंड्स के ऊपर लाया गया था। ऐसे टाइम पे लाया गया था जब देखिए अगर इस कानून को समझे IPC 498 को, इट इज अबाउट क्रूएलिटी का रीजन डाउरी हो सकता है, या क्रूएलिटी का रीजन मैट्रिमनी जनरली हो सकता है। तो क्या हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज थे, जो कि कानून विच वर रिलेटेड टू फिजिकल असॉल्ट, या कानून जो कि एक हैरेसमेंट को लेके थे, या किसी तरीके से डिफेमेशन को लेके थे, या किसी तरीके से भी किसी को नीचा दिखाने के केसेस को लेके थे, क्या हमारे पास वैसे कानून नहीं थे? हमारे पास वो कानून थे। तो वो बात होगी ना कि जी मैंने थप्पड़ का कानून बनाया नहीं, लेकिन मेरे को लड़की के बाएं गाल पे मारे हुए थप्पड़ का ही कानून बनाना है, इसलिए मैं IPC 498 जैसा कानून एक अलग सा लेकर आऊँ। तो ऐसा नहीं था कि थप्पड़ मारने का कानून एग्जिस्ट नहीं करता था, थप्पड़ मारने का कानून तब भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन नहीं जी, हमने तो इसी पर्टिकुलर गाल पे, वो भी बाएं तरफ की गाल पे पड़ा हुआ थप्पड़ का अलग से कानून चाहिए, जिसे हम नॉन बिलेबल ऑफेंस बनाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, आप देखिए
जब तक वो स्पेशल अलग से कानून नहीं बनेगा, पूरे थप्पड़ के कानून को नॉन बिलेबल ऑफेंस बनाना वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट में भी 10 सवाल उठेंगे, बहुत लोग कहेंगे अरे तो बनेगा ही नहीं। लेकिन आप एक स्पेसिफिक लॉ बना दीजिए, उसे जैसे तोड़े मरोड़े आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेन कानून को तो आप टच नहीं करना। तो उस थॉट प्रोसेस से ऐसे कानून लाए गए। डीवी एक्ट ने भी सेम काम किया। क्या अगर इनफैक्ट अगर आप देखिए तो डीवी एक्ट एक्चुअली जो लेकर आए वो खुद को थप्पड़ मार रहे थे कि हमने जो 490 बनाया था वो बकवास कानून। भाई अगर आप क्रुएलिटी नहीं रोक पाए ना 490, भाई कानून का आपका काम क्या था? कानून का काम ये होता है कि आप क्राइम को कम करें और जो क्राइम वैसे हो रहे हैं उसको आप सजा दे पाए। 490 में कन्विक्शन रेट एनसीआरबी के हिसाब से 12%, 13%, 10 से में रहा है। तो ना तो आप जितने केस लॉन्च कर रहे हैं आप उस पर कन्विक्शन करा पा रहे हैं, क्यों नहीं करा पा रहे? ऑब्वियसली आपके पास सच्चे केसेस नहीं है, झूठे केसेस हैं, तो इसलिए कन्विक्शन नहीं होता है। अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें भी फेमिनिस्ट एक और नया रूल निकाल लेते हैं। वो कहते हैं कि कन्विक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पुलिस बेकार है, पुलिस टेक्निकली साउंड नहीं है, पुलिस की गलती है, स्टेट की गलती है क्योंकि कन्विक्शन हो नहीं रहा है। बहुत आसान काम है स्टेट को गाली देना, सबसे आसान काम है क्योंकि जवाबदेही किसी की है नहीं। लेकिन इसमें भी हमने एनालिसिस किया, सेम स्टेट, सेम पुलिस, सेम प्रोसेस। मर्डर में भी अगर आप देखें, मर्डर के केसेस में कन्विक्शन रेट इज 40 to 45%। एवरीथिंग सेम पुलिस है। इनफैक्ट मर्डर में तो और भी मुश्किल है क्योंकि जो विक्टिम है वो तो एक्चुअली नहीं रहा बताने के लिए अपनी व्यथा। यहाँ पे विक्टिम भी है, सेम पुलिस है, सेम अलग से पुलिस थाने SCW सेल है, पूरा तंत्र इनके पीछे मतलब खड़ा रहता है लोगों को जेल में पहुंचाने के लिए। उसके बावजूद भी अगर आपका कन्विक्शन सेम पुलिस से 12% आ रहा है, जो कि मर्डर के केसेस में 44-45% है, तो आप देख रहे हैं ना कि कहाँ सामने है। मतलब ये इस कानून का मिसयूज, इस कानून को बनाने के पीछे की गलत मंशा क्लियर है। और ये सब डेटा है, ये सब सरकारी डेटा। ये हम लोग अपनी तरफ से जो डेटा लाए ही नहीं, हम लोग अपनी तरफ से डेटा लाए तो शायद ऐसे मतलब शर्म आ जाए। इस देश के अंदर, इस समाज में एनसीआरबी का जो डेटा शो किया गया था उसमें लॉ स्टूडेंट ने स्पेसिफिकली अपने लेटर पे सीजीआई को लिख के दिया है कि 5 मिनट 38 सेकंड में हर एक पुरुष इस देश में आत्महत्या करता है। लगभग 1 घंटे में कुछ लगभग 11 से 12 पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, क्यों सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? क्या आंख मूंद लिया है कि वो इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती? क्या बात है, क्या कारण है कि सरकार इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही? देखिए ये डेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सच्चाई भी है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इसकी वजह से हम इंडिया को सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का एक खराब नाम दे चुके हैं। और इसका ये डेटा का ना सिर्फ एक पहलू है, आपको इस डेटा का दूसरा पहलू समझना बहुत ज़रूरी है। इस डेटा का दूसरा पहलू ये कहता है, जैसे हम बोलते हैं मेल सुसाइड इंडेक्स, या इसका अगर एक और लेवल पे हम चले जाए तो हस्बैंड सुसाइड इंडेक्स भी बोल सकते हैं ना। ये सुसाइड इंडेक्स क्या है? ये सुसाइड इंडेक्स ये बताता है कि आप हर एक महिला के सुसाइड के अगेंस्ट वर्सेस रेशियो जो अगर देखा जाए, अगर एक महिला सुसाइड करती है, इंडिया में आज की डेट में पुरुष का सुसाइड 2.2 हो चुका है। तो एवरी 1 फीमेल सुसाइड के खिलाफ एक 2.2 पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। तो और ये जो गैप है, जो रेशियो है, बढ़ता जा रहा है। ये खुद में एक बहुत हैरान, परेशान और बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से तो कोई भी सरकार है, किसी भी सोती सरकार को जगाने के लिए खुद में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो दिखा रहा है कि भाई आपका गैप ऑफ फीमेल सुसाइड टू मेल सुसाइड बढ़ता जा रहा है। मेल सुसाइड का ग्राफ ऐसे जा रहा है, फीमेल सुसाइड का थोड़ा कम जा रहा है। तो ग्रेजुअली अब अगर हम देखें पिछले 4-5 साल से फीमेल सुसाइड का रेट कम भी हो रहा है। हाँ, और हमने इसमें एक और डेटा के अगर आप डिटेल में जाएंगे, आपको एक और चीज दिखेगी कि विमेन आर सेफर इन मैट्रिमोनियल हाउसेस, क्योंकि हमने रेशियो देखा कि सुसाइड ऑफ फीमेल जो मैरिजेबल नहीं है, जो मैरिज जिनकी नहीं हुई है, सिंगल फीमेल वर्सेस सिंगल बॉयज, और रेशियो ऑफ मैरिड मैन वर्सेस मैरिड वुमेन। सिंगल गर्ल्स का रेशियो ज्यादा है, मैरिड मेन का रेशियो ज्यादा है। ये बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि मैरिज के बाद तो सुसाइड कम हो जा रहा है। जितना भी सुसाइड हो रहा है वो एक्चुअली तो घरों में ही ज्यादा हो रहा है। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो।
तो ये इस तरीके के डेटा को देखिए कोई एनालाइज नहीं करता, और ऐसा एनालिसिस ना करने के लिए लोगों को बहुत सैलरीज दी जाती है। अगर आप समझे इस बात को, NCW या WCD में लोगों को सैलरी दी जाती है कि ऐसा एनालिसिस सामने नहीं आना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है सरकार जानबूझकर इसको अनदेखा कर रही है? देखिए, सरकार तो इसको अनदेखा इसलिए कर रही है क्योंकि आज की डेट में सरकार या पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए सरकार पॉलिटिकल पार्टी से ही जन्मी है, और कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है, जो जेंडर वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली फेमिनिस्ट ने बहुत अच्छे से स्टैब्लिश कर दी है। प्रॉब्लम ये है कि मेल वोट बैंक की ताकत उनको कोई समझा नहीं पा रहा है, और इस वजह से पॉलिटिकल पार्टी समझ नहीं पा रही है। लेकिन मेल वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो कि अगर आप देखें, कपिल सिब्बल जो कि लॉ मिनिस्टर थे कांग्रेस शासन में, दिल्ली में हार गए थे अपनी बहुत बड़ी सीट, और भी फैक्टर्स रहे होंगे, लेकिन बहुत लेवल तक जेंडर पॉलिटिक्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उस सरकार ने उस लॉ मिनिस्टर के अंडर बहुत गलत कानून पास किए थे, स्पेशली रेप लॉ को लेकर उस टाइम पे। तो लोग पुरुष बहुत ज़्यादा नाराज थे। तो जो मेल वोट बैंक है, इसकी सच्चाई जब तक समझेंगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी बहुत पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, लेकिन ये वोट बैंक में बहुत इम्पोर्टेंट मतलब किंग मेकिंग लेवल पे आ चुका है। मतलब मैं आपको बोलूं, सरकार घुमा फिरा के यहाँ पर भी वोट ढूंढ रही है, चाहे पुरुष आत्महत्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, समाज इसके अंदर इस कानून के तहत में जिस तरीके से पूरा परिवार टूट रहा है, उनको उससे मतलब नहीं है। आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रखा है सरकार के सामने कि क्या, क्यों और क्या कारण है जिस वजह से सरकार इस मुद्दे को पार्लियामेंट में नहीं उठा रही और इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं लेकर आती जब चुनाव होता है तो। और वोट बैंक की राजनीति जैसे आपने बताया, पिछली बार मेरा किसी चीज से मेरा डिस्कशन हो रहा था, जनरली बात बता रहा हूँ सर, मेरा होता है कई लोगों से रूबरू भी होता हूँ और बात होती है मेरी, तो हम लोग किसी महिला या पुरुष की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं इस कानून का जो दुरुपयोग जिस तरीके से हो रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार क्या करे। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर आती है। सो आपको ऐसा कौन सी चीज आपको लगती है कि सरकार को इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि चुनाव आने वाले, चुनाव उत्तर प्रदेश में भी है, चुनाव आने वाले समय में लोकसभा के भी चुनाव होंगे जिसमें मोदी जी भी खड़े हैं और बाकी दल भी खड़े होंगे। सो आपको क्या लगता है, क्या हमारा मैसेज इतना स्ट्रांग है कि हम पुट फॉरवर्ड आपकी तरफ से कर पा रहे हैं? देखिए, मैसेज तो हमारा स्ट्रांग है, हमारी राइटिंग ऑन द वॉल है, डेटा हमें क्लियरली सपोर्ट करता है, लेकिन आप देखिए ना, मैं वही बोल रहा था कि मेल वोट बैंक की अभी स्ट्रेंथ नहीं समझ पा रहे कहीं ना कहीं। अगर आप देखिए, बहुत ही गलत है वैसे जो मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैथमेटिक्स बैठती भी है। उनके लिए तो अच्छा है ना, जितने पुरुष सुसाइड कर लें, ठीक है, तो मेल वोट बैंक उतना वीक हो जाएगा। तो सर आपका कहने का मतलब है पुरुष इंसान नहीं है? देखिए, ऐसे कानून तो तभी बनाएगा ना, क्योंकि तभी तो पुरुष इंसान नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो क्लियरली आर्टिकल 15 में बोला है कि जेंडर के बेसिस पे आप वो नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली लिखा हुआ है सर, उसके अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 15 में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन है। बहुत बड़ी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें 15(3) ले आते हैं, क्योंकि 15(3) जो है वो बहुत क्लियरली 15(3) बोलता है प्रोविजंस बनाने हैं, लॉ बनाने के लिए 15(3) भी नहीं बोलता है, लेकिन उसको गलत तरीके से पढ़ के, उसको गलत तरीके से, तो मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे कानून बने हैं, और वो होक्स खुद की आज की तारीख में इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि वो बेसिस बन गए हैं, जबकि वो बेसिस ही खुद गलत है। तो सर आप अपनी आवाज सरकार की तरफ तक कैसे पहुंचाते हैं? किस तरीके से आप काम करते हैं इसको? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। आपको देखिए, हमें दो स्तर पे काम करना होता है। एक तो है सरकार के पास या लॉ मेकर्स के पास अपनी बात पहुंचाने का, उससे ज्यादा जरूरी अगर आप देखें तो हमारे लिए बहुत जरूरी है हर एक पुरुष की जान बचाना, जो इन कानूनों की वजह से सुसाइड के लेवल पे पहुंच चुका है। बिल्कुल सही है। अब हम तो देखिए, कोई हम लोग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमें कोई सरकारी सपोर्ट नहीं, हमें कोई फंडिंग नहीं आती, ना हम फंडिंग लेते हैं। हमारा पूरा काम पैशन के बेसिस पे चलता है, जो लोग इस चीज को सच में मानते हैं कि पुरुषों के साथ गलत हो रहा है। अब उस ग्रुप को लेकर जब हम चलते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है, लेकिन अगर हमें करना है तो हमें प्रायोरिटी देनी होगी। हमारी प्रायोरिटी आती है, अगर मेरे पास 5 मिनट है अपनी जिंदगी के बचे हुए, तो वो मैं पहले किसी पुरुष की जान बचाने में लगाऊं, उसके बाद समय बचेगा तो मैं अथॉरिटीज के पास जाके बात रख पाऊंगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहली प्रायोरिटी हमारे लिए हेल्पलाइन के थ्रू, हमारी वीकली मीटिंग्स के थ्रू, हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों को ये बताने की कि निराश ना होए,
लड़ाई जरूर करें, कन्विक्शन रेट बहुत कम है, अदालतें जानती हैं कि किस तरीके से झूठे केसेस डाले जाते हैं, तो लड़ने की हिम्मत रखें। लड़ाई में जीत आपकी निश्चित है अगर आप अच्छे से लड़ाई करेंगे, सच्चाई के लिए लड़ाई करेंगे। दूसरा आ जाता है जहाँ तक सरकार की बात है, तो देखिए हमने बहुत रिप्रेजेंटेशन भेजी है। हम लोग ने एज ए NGOs हम लोग लॉ कमीशन की भी उनमें प्रेजेंटेशंस में गए, हमने वहाँ पे भी अपनी बातें रखी हैं। हमने मलिमत कमेटी को भी अपनी प्रेजेंटेशंस भेजी थी। हमने, अगर आप देखिए, हमारी पुरानी मेंबर थी जिन्होंने राज्यसभा कमेटी ऑफ पिटिशंस को भी भेज दी थी, जिसके बेसिस पे अगर आप देखिए राज्यसभा की कमेटी की रिपोर्ट, मलिमत कमेटी की रिपोर्ट, लॉ कमीशन की रिपोर्ट बहुत क्लियरली आई है 498A को लेके कि इसे या तो बेलेबल बना देना चाहिए, किसी ने बोला कंपाउंडेबल बना देना चाहिए। मलिमत कमेटी ने तो ये भी बोला था कि अगर इसका मिसयूज नहीं रुका तो इसको खत्म भी किया जा सकता है। इनफैक्ट उनका जो उन्होंने डेटा भी बनाया था कि उनके पास जो रिस्पॉन्स बड़ा क्लियरली आया। और देखिए इसका अगर आप देखिए तो ऐसा नहीं कि सरकारें इसकी बात सुन नहीं रही है, ये सच्चाई सुन नहीं रही है। मैं आपको बहुत क्लियर एग्जांपल देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में डाउरी का लॉ बनने वाला था। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने पब्लिक ओपिनियन मांगे कि इस लॉ के बारे में लोगों की क्या ओपिनियन है। ऑब्वियसली फेमिनिस्ट प्रेशर पूरा था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सरकार को हम लोगों ने इंडिया से भी एज NGOs, वेलफेयर ट्रस्ट ने भी, सेफ फैमिली फाउंडेशन ने भी, हमारे बाकी भी जो सेव इंडियन फैमिली के NGOs हैं, सबने अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन भेजा। उसमें क्लियरली बताया कि किस तरीके से हिंदुस्तान खुद पछता रहा है ऐसा कानून बनाते। और वहाँ के लोग इंटेलिजेंट निकले, वहाँ के लॉ मेकर्स अनफॉर्चुनेटली वो लोग इंटेलिजेंट निकले और उन्होंने लॉ नहीं बनाया, उन्होंने डाउरी लॉ नहीं बनाया। तो ऐसा नहीं कि सरकारें सुन नहीं रही है, ये बस एक जो बोलते हैं ना, सरकार की मंशा होनी चाहिए ऐसा करने की। सरकार की मंशा होनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें जो कि पब्लिक के लिए अच्छा हो। ठीक है, तो हम तो एज अ कंट्री हम कहीं ना कहीं बहुत जगह फेल हो जाते हैं कि हम पब्लिक के लिए अच्छा कर ही नहीं पाते सरकार के लेवल पे। और इसी चक्कर में आज की डेट में हम ऐसे 50 कानूनों पे बैठे हुए हैं जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए, जो पुरुष इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। फिर भी एक और होक्स, हम फिर भी अपने आप को पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। मतलब इन शब्दों को इतने आराम से फेमिनिस्ट ने घुमा दिया है, इतना मिसरिप्रेजेंट कर दिया है कि आज की तारीख में कोई आप क्राइम की न्यूज़ छाप दीजिए, पढ़ने वाला पुरुष अपने आप को गिल्टी फील करने लगता है और उठ के सोशल मीडिया पे लिख देता है कि जी मैं बहुत, मतलब आई एम अशेम्ड टू बी अ मैन। व्हाई? क्राइम हैज नो जेंडर, क्रिमिनल हैज नो जेंडर, बहुत क्लियर है। बट हमारी अपब्रिंगिंग इस तरीके से करा दी है फेमिनिस्ट। सर, एक बात आपने बहुत अच्छी यहाँ पर रखा है, उसके ऊपर एक सवाल आ रहा है। देश का सबसे ज़्यादा, जैसे आपने बताया कि वोट बैंक जो सरकारी देखती है वो सरकार की ओर से देखा जाता है कि वोट बैंक की राजनीति हो। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात कि हर सरकार अपना चुनाव जीतना चाहती है, हर सरकार अपना किसी ना किसी मैनिफेस्टो में अपना पूरा पॉइंट लेकर आती है। लेकिन सर, इसी का दूसरा एक और पार्ट है इनकम टैक्स में। अगर मैं आपसे थोड़ा सा इसके ऊपर बात करूं कि कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक होता है और कहीं ना कहीं कई बार जजेस ने भी पॉइंट आउट किया है, जब भारत देश में पुरुष ही हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स जमा करते हैं, ऐसा स्टेटमेंट कई बार कोर्ट हो चुके हैं, फिर भी पुरुष को इस भारत देश में अनदेखा किया जाता है। ये मैं नहीं कहता हूं सर, ये कई बार अखबारों में भी पढ़े हैं, कई लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी डालते हैं। आपका जो NGO चलता है सर, वो उनका एक पूरी लहर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है और कई पुरुष आज की डेट में ये जुड़ते जा रहे हैं साथ में आपके इस NGO के साथ में। और कई लोगों ने ये सवाल उठाया है और जनता भी जानना चाहती है कि भारत देश में पुरुष ही हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं और उसके बावजूद भी पुरुष के लिए कोई कानून नहीं है और उसको अनदेखा किया जाता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया में तो बहुत क्लियरली कि हमारी अपब्रिंगिंग की बहुत मेजर प्रॉब्लम है। अपब्रिंगिंग हमारी पूरी तरीके से फेमिनिस्ट है, जो एक लड़के को पुरुष बनने से पहले ही उसके दिमाग में, उसके खून में भर देती कि उसे प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर बने रहे। बॉयज डोंट क्राई, बहुत अपने ऐड देखे होंगे, माधुरी दीक्षित जी ने भी बड़े मजे में वो ऐड कर दिया। लेकिन बॉयज डोंट क्राई का किसी ने भी दूसरा एंगल दिखाने की जरूरत ही नहीं समझी कि बॉयज डोंट क्राई का रिजल्ट है हमारे पास सुसाइड, मेल सुसाइड। बॉयज डोंट क्राई का रिजल्ट है हमारे पास कि उनके दिमाग में 2400 घंटे यही चलता रहता है कि प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर कैसे बने रहना है। आप ये देख लीजिए, अभी भी आप ये शो होस्ट कर रहे हैं, मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं, दोनों पुरुष हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये है कि हमें अपने काम करने हैं, हमें अपने महीने में सैलरी लेनी है क्योंकि मेरे पास लोन है, मुझे अपना परिवार चलाना है। क्यों चलाना है मुझे अपना परिवार? किसने बताया मुझे? किस रूल बुक में लिखा था कि मुझे अपना परिवार चलाना है?
ये हमारी अपब्रिंगिंग से आया, और इस अपब्रिंगिंग का फायदा उठा के अशेम टू बी अ मैन के हैशटैग चला दिए जाते हैं फेमिनिस्ट द्वारा। ठीक है, अब सरकारें इस पे इसलिए नहीं करती क्योंकि आदमी को इतना बिजी कर दिया गया है कि आदमी अपनी आवाज उठाने का भी उसके पास समय नहीं है। ठीक है, तो जब उसके पास आपने उसको इतना भर दिया, उसको इतना दबा दिया कि उसके पास किसी भी चीज का समय नहीं है, तो आप उसकी आवाज सुन भी नहीं पा रहे, आप उसकी आवाज सुनना भी नहीं चाह रहे, और इसी का रीजन है कि इस तरीके के कानून बनते रहते हैं और ऐसे कानून बनते रहेंगे। तो इस वजह से देखा जाए तो अनदेखा किया जा रहा है सर, देश को ये चीज समझना बहुत जरूरी है आज की डेट में। सर डेटा आपके सामने है, अगर आप देखना चाहें आपको किसी के एनालिसिस की जरूरत नहीं है, आपका एनसीआरबी का डेटा बहुत क्लियरली ये चीजें बता रहा है। मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरा खुद का सर्वे नहीं है, मैंने जो भी बताया मैं डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ। राइट बिल्कुल, आप करना चाहे वही है ना, मंशा की बात है। सर मैंने ना कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े पेपर्स में, कुछ मेंशंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस के जो दायर होते हैं, केसेस चलते हैं, जैसे आपने बताया कि कई साइटेशंस ऐसे हैं जिसमें जजेस ने खुद ने लिखा है कि 498A एक तरीके का लीगल टेररिज्म है, एक लीगल एक्सटॉर्शन है। राइट, इस भारत देश में जो कानून का धड़ल्ले से दुरुपयोग करते हैं, ठीक है ना, क्या उनको दुरुपयोग के कंडीशन में क्या उनको कोई सजा नहीं होनी चाहिए कानून का दुरुपयोग करने में? तो ये क्या जनता के लिए एक ही तरफ की बात होती है, दूसरी तरफ की बात नहीं होती? सुनवाई तो दोनों की होती है सर, तो इसमें कोई एक की तरफ तो हो नहीं रही है, दोनों तरफ की सुनवाई होती है। लेकिन जब साबित हो जाता है कि लड़का निर्दोष है या उसका परिवार निर्दोष है, उस कंडीशन में क्या ये एक तरीके का पक्षपाती कानून लगता है आपको? उसके ऊपर क्या कानून बनना चाहिए कि जो झूठे केस लगाता है उसके ऊपर भी केस दायर हो? देखिए इसमें मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा लोकपाल के कानून का। लोकपाल का जब कानून बनाया गया उसके अंदर ही मिसयूज क्लॉज डाल दिया गया। कुछ ना कुछ हम लोग की मेहनत से जो वर्क प्लेस हैरेसमेंट का कानून ना, उसमें भी एक बहुत ही बिना दाद का लेकिन एक मिसयूज का क्लॉज है। और कुछ और भी कानून है जो कि फॉल्स केसेस के ऊपर आपको प्रोसीड करने का हक देते हैं। तो एक तो ये है कि इन कानूनों में आप एक पुरुष को 7, 8 साल, 10 साल, 12 साल खींच के इतना थका देते हैं कि वो जीत कर भी हार जाता है। वो हार चुका होता है कि वो एक और केस डाले और उसमें फिर लड़े और फिर जीते और फिर अपने मिसयूज का बदला ले या अपने मिसयूज की भरपाई करे। तो ये सिस्टम तो उसको थका देता है पूरी तरीके से। तो इस वजह से अगर हम 498 में ही मिसयूज का स्ट्रॉन्ग क्लॉज ला पाए, वो एक बहुत अच्छा स्टेप होगा, वो एक शुरुआत होगी। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी ये कि इस कानून को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, स्क्रैप 498A। क्योंकि जो कानून आपके 10 से 12% की कन्विक्शन दे रहा है, जिसके एक साल में 3 लाख 2.5-3 लाख केसेस होते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने जेलों के अंदर सास ननद बैरक्स बना दिए हैं, इस तरीके के बुरे काले कानून को, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी लीगल टेररिज्म बोल रहे हैं, रखने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी रखा हुआ है फेमिनिस्ट प्रेशर में। लेकिन आपको इसमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि मिसयूज का क्लॉज कैसे होगा, या अगर कोई हिम्मत से लड़ना भी चाहे अपने केस जीतेगा तो कैसे लड़ सकता है? क्योंकि जजेस, आप जजमेंट उठा के देखिए, जजेस ने पूरा लिखा हुआ है, ये झूठ निकला, ये झूठ निकला, ये एविडेंस झूठा निकला, ऐसी कोई कहानी ही नहीं थी, सब झूठा है। लेकिन एक्विटल इज ऑन बेनिफिट ऑफ डाउट। आपका एक्विटल ऑन बेनिफिट ऑफ डाउट हो गया तो आपके पास वैसे भी फिर, मतलब इसे अगर आप लीगल लैंग्वेज में लीगली लेमैन लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब है कि हाँ बरी तो हो गए, लेकिन सिर्फ इसलिए बरी हो क्योंकि कोई आपके खिलाफ सबूत नहीं मिला, इसलिए बरी हुई। तो वहाँ पे तो ना आप डिफेमेशन पे जा सकते हैं, ना आप वहाँ पे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के क्लॉजेज यूज कर सकते हैं। तो लीगल सिस्टम वहीं पे आपको रोक देता है कि बॉस कोई फायदा नहीं करने का। और यही चीज़ अगर मिसयूज क्लॉज हो तब भी होगा। और उसका रीजन ये है क्योंकि जजेस की, आप देखें, जजेस की ट्रेनिंग कराते हैं फेमिनिस्ट, ठीक है, जेंडर जस्टिस के नाम पे जजेस की ट्रेनिंग होती है, जो जुडिशियल एकेडमी से वहाँ पे जजेस की ट्रेनिंग होती है। जेंडराइजेशन ऑफ जस्टिस हो रहा है, प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं आज की डेट में कि जो जजमेंट्स है उन्हें रीराइट किया जाए। जो जजमेंट्स हैं जो सच बोलती हैं, खुला सच बोलती हैं कि इस तरीके से महिला कानून का दुरुपयोग कर रही है, उनको रीराइट किया जाए ताकि महिला को हम उसमें से भी बचा लें। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये सिर्फ
क्रिमिनल वुमेन को बचाने के लिए है। इस तरीके कानून भी जो है तो क्रिमिनल वुमेन को बचाने के लिए। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप ये देख लीजिए, ज्यादातर 490 तक कब लगते हैं जब बीवी एडल्ट्री में पकड़ी जाती है। बहुत केसेस है, एडल्ट्री में पकड़ी गई है या चोरी करके भाग गई है, घर से सामान लेके भाग गई है, या कोई और इंटरेस्ट है जिसमें करना चाहती हैं, कुछ भी नहीं है तो बस मजे के लिए, सैडिस्टिक प्लेजर के लिए, इस तरीके के रीजंस निकल के आते हैं। क्योंकि हमारे पास तो हेल्पलाइन पे कॉल्स आती है, हम पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बीवी चाहती क्या है, तब वो बताते हैं कि सर, क्योंकि देखिए जो घर की चार दीवारी में रह रहा है वही बता पाएगा ना, कि वही समझता है सामने वाले को। लिखित में, अगर लिखित में देखा जाए तो लिखित में तो हमने ऐसी FIR पढ़ी हुई है कि लड़की ने ये, मैं आपको मतलब लोगों को लगेगा मजाक है लेकिन ये रियलिटी है, लड़की ने एलिगेशन हस्बैंड के ऊपर ये लगाया हुआ कि जी इसका मल्लिका शेरावत के साथ अफेयर है। कैसे पता आपको मल्लिका शेरावत के साथ अफेयर है? क्योंकि जब भी वो टीवी पे आती है उसे देख के हंसता है। FIR में लिखा हुआ इसने मेरे से दहेज में फाइटर जेट मांगा है। मतलब आप ये सब चीजें, जैसे आप बता रहे हो, जैसे आप मीटिंग लेते हो, या सारी चीजें आते हैं आपके केसेस के, तो ये सब चीजें आपने खुद ने देखी होंगी, किसी के साथ गुजरी हैं और हुए हैं ये केसेस पहले से? FIR के कंटेंट बता रहा हूँ, आप न्यूज भी उठा के पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा ये ऐसा कानून है जिसमें 7 महीने का बच्चा जेल में गया है, दहेज मांगने के लिए 7 महीने का बच्चा जेल में गया, जो बोल नहीं सकता, जो मुंह से अपने दूध नहीं मांग, 7 महीने का बच्चा माँ बाप ठीक से नहीं बोल पाता, वो जेल गया हुआ है। ये ऐसा कानून है जहां पे लोगों के घर के पालतू तोतों का नाम है FIR में। सर इसी चीज को जो लॉ स्टूडेंट्स ने, क्योंकि मैं मुद्दा अभी भी वहीं पर, ये लॉ स्टूडेंट्स ने जो CGI को पत्र लिखा है, जो लेटर लिखा है, उसमें आत्महत्या में वृद्धि होना बताया है, तो उनकी डिमांड CGI और सरकार से क्या है, क्या किस वजह से और क्या उनका कारण रहा, और वो डिमांड क्या रखते हैं? आपने पढ़ा होगा लेटर शायद पूरा? बिल्कुल पढ़ा है हमने, तो उसको सपोर्ट करते हुए खुद प्रेस रिलीज भी करी थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, इस पर इमीडिएटली एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने जो ऑनरेबल CGI से डिमांड करी वो यही करी कि इस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इस कानून में चेंजेस किए जाएं अर्जेंट बेसिस पे, और ये बहुत पॉसिबल डिमांड है। और चेंजेस क्या मांगे? देखिए वो लॉ स्टूडेंट्स है तो पूरी तरीके से लॉ खत्म करने का तो नहीं करेंगे, लॉ खत्म करने की डिमांड हमारी रही है, लेकिन उन्होंने अमेंडमेंट्स मांगे हैं कि जैसे बेलेबल किया जाए, नहीं तो मिसयूज को लेके उन्होंने मांगे कि चेंजेस किए जाएं, तो उन्होंने उस तरीके, उन्होंने लीगल तरीके से डिमांड्स मांगी है। बट हमारा जो उनको सपोर्ट भी है, लेकिन हमारा बहुत क्लियर डिमांड है कि ये कानून को पूरी तरीके से स्क्रैप करना ही होगा। सर भारत देश, जैसे आपने बताया, ऑस्ट्रेलिया में भी लोग अपना कोई ना कोई जो लेकर आ रहे थे इसी चीज के केस को लेते हुए, जिसमें आप लोगों ने भी पुट फॉरवर्ड किया एज एन NGO। तो सर भारत एक सबसे बड़ा विकसित देशों में से देश कहलाता है, और ये जो विडंबना आप बता रहे हैं जो देश की ये सबसे बड़ी, की इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है 498A के ऊपर, ये कानून पे बात नहीं कर रहे, हम समाज को लेके बात करना चाह रहे हैं, एक जनरल स्टेटमेंट, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा अपना घर टूटना, और कोई भी नहीं चाहेगा अपना घर को किसी तरीके से कोर्ट में जाए या पुलिस में जाए या वहां पर केस फाइल हो, अपने परिवार को, बूढ़े माँ बाप को, या उनकी तरफ से, लड़की की तरफ से या पुरुष की तरफ से, दोनों तरफ से कोई भी नहीं चाहेगा अपने घर परिवार को तोड़ना, राइट? तो इतना बड़ा देश हमारा, जो विकसित देश है भारत देश, इसके अंदर समाज को बचाने के लिए सरकार को एक कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए? देखिए नितेश जी, मैं आपकी बात को पहले थोड़ा सा बदलना चाहूँगा। आपने बोला कि कोई नहीं चाहेगा कि परिवार टूटे, कोई नहीं चाहेगा कि कोर्ट जाना पड़े, ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास 498 के 2.5 से 3 लाख केसेस फाइल हो रहे हैं, तो कोई एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत खुशी जाना चाहता है कोर्ट में। अगर हमारे पास 1 लाख 1.5 लाख डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो रहे हैं, तो कोई सेगमेंट है जो जाना चाहता है कि कोर्ट में ले जाया जाए। अगर हमारी आज की तारीख में भी मतलब 1 लाख के आसपास अगर अरेस्ट हो रहे हैं 498, कोई चाहता है कि कोई जेल जाए, तो इसका मतलब है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो चाहते हैं परिवार टूट जाए, ऐसे बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि सामने वाला जेल चला जाए, जो चाहते हैं कि पूरी की पूरी जिंदगियां बर्बाद हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ऐसे देश रह गए जहाँ पे
हर इंसान अच्छा है और नहीं चाहता कि पुलिस या कोर्ट में जाना चाहे, मजाक बना दिया है। मैंने आपको पहले भी लखनऊ या अगर जोमेटो का आंसर या रेफरेंस दिया, क्योंकि मजाक है। इट इज़ एज इजी एज ऑर्डरिंग अ पिज़्ज़ा, उतने आसानी से हो जाता है। तो देखिए, सरकार ऐसे केसेस हो जाते हैं, रजिस्टर हो जाते हैं, इनका अल्टीमेटली क्या होता है कोई नहीं देखता। सरबजीत के केस में, जसलीन कौर के केस में अल्टीमेटली एक्विटल मिल गया, क्या हुआ? अल्टीमेटली तो वो एक डेटा बन के रह गया ना कि हाँ एक ऐसा हैरेसमेंट का केस हुआ था। उसका हैरेसमेंट का एंड में क्या हुआ, कन्विक्शन हुआ नहीं हुआ, केस सच्चा पाया गया झूठा पाया गया, उस पर कोई नहीं जाता, कोई मीडिया उस पर रिपोर्ट नहीं करता। ठीक है, फेमिनिस्ट से पूछो तो बोल देते हैं तो पुलिस की गलती, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ सरकार एक डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग कदम उठाना चाहिए, उन्हें इस कानून को रद्द स्क्रैप कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस सरकार ने स्ट्रांग कदम नहीं उठाए, पहले की सरकारों ने भी, इस सरकार ने भी बहुत कड़े कदम उठाए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस कानून को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। और हमारी अपब्रिंगिंग तो देखिए धीरे धीरे ही ठीक होगी, इसको हम नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी कि जो फेमिनिस्ट इफेक्ट या फेमिनिस्ट प्रेशर हमने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे कर दिया है, हम 6ठी 7वीं क्लास के बच्चों को डाउरी के बारे में बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। निशा शर्मा के केसेस को दिल्ली के स्कूलों में आज की डेट में भी हम दिखाते हैं कि जैसे रानी झांसी की हम स्टोरी की तरह बताते हैं, जबकि वो केस खुद में झूठा पाया गया, बाद में एक्विटल भी हो गया। हमें ये ख़त्म करना होगा। मैं खुद एक पिता हूँ, मेरे पास बाकी काफ़ी सारे इंटरनेशनल जर्नल से भी ईमेल्स आती रहती हैं। उनका बड़ा क्लियरली आता है कि आर यू ब्रिंगिंग अप योर चाइल्ड बेस्ड ऑन देयर जेंडर। तो पेरेंटिंग स्टडीज भी ये कहने कि आपको वो डिफ्रेंसिएशन करना ही नहीं है, लेकिन डिफ्रेंसिएशन का होक्स बना के हमने कानून में डिफ्रेंशिएशन कर दिया, हमने हर जगह डिफ्रेंशिएट कर दिया। मेंटेनेंस कानून बना के हमने ये बता दिया कि ये बेचारी हैं और तुम्हारा ही काम है इसको पैसे देना। सर, आखिरी सवाल, जय भीम टीवी के माध्यम से दर्शकों को और जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? आपका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज। मैं तो पहले जय भीम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने उठाया। नितेश जी, आपका स्पेशल थैंक्स इस चीज़ के लिए। और आपके सारे के सारे दर्शकों को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी महिलाएं हैं, माना आपके लिए कानून है, लेकिन कृपया करके अगर आप ही इस कानून का गलत इस्तेमाल करती रहेंगी तो कल को यही कानून पलट के आपके भाई, आपके पिता, आपके चाहने वाले पुरुषों को काटेगा। बहुत केसेस में ऐसा हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई भी इससे अनछुआ रह जाएगा। ये ऐसा दानव है जो किसी को भी निगल सकता है। और जो भी मेरे पुरुष भाई हैं, मैं उन सबको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कृपया करके कोई भी गलत कदम ना उठाएं, सुसाइड की तरफ बिल्कुल ना जाएं। हमारी हेल्पलाइन 882498 आपके लिए है, आप उनसे बात करें। होप है, जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काली नगरी चौपट राजा है। कानून काला है, लेकिन कोर्ट्स बिल्कुल अंधे नहीं हैं। गलत जजमेंट्स भी आते हैं, लेकिन बहुत सारे जजेस ऐसे भी हैं जो आज की तारीख में भी जस्टिस दे रहे हैं। और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उतना भरोसा रखें और अच्छे से फाइट करें। कोई शॉर्टकट किसी की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं। पेशेंस से लड़िए, अच्छे से लड़िए, जस्टिस के लिए लड़िए, जीत अवश्य होगी। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में ऋत्विक बिसारिया, बड़ी ही सफाई से आपके सामने अपनी बात रखी। आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू नितेश जी, थैंक यू। दोस्तों, आप सबको जय भीम टीवी के माध्यम से बताना चाहूँगा, हमारा चैनल किसी भी महिला या पुरुष की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं और ये जो मुद्दा उठा, इस देश की कानून व्यवस्था की और कानून का दुरुपयोग को रोकने की। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे न्यूज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और कमेंट जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जल्द फिर मिलेंगे नए शख्सियत के साथ और देश के हित के लिए मुद्दा आपके सामने लाते रहेंगे। जय भीम टीवी, कमजोरों का सहारा, मकसद हमारा। धन्यवाद। लड़के हैं जनाब, सिर्फ सहते हैं, कुछ कानून की वजह से तो कुछ समाज की वजह से। घर की बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं और इन्हें कुछ हो जाए तो इनकी माँ बहुत रोती है। समाज में लड़कियों को इज्जत दिलाते दिलाते लोग भूल ही गए हैं कि लड़कों की भी इज्जत होती है।